3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। हत्या के आरोपी पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल व उसके भाई सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। कंस्ट्रक्शन के सामान के चोरी के शक पर की गई मारपीट से हुई मृतक विनोद की मृत्यु। पड़ोस में रह रहे धर्मेंद्र नागवाल ने मृतक विनोद पर पाइप चोरी करने का आरोप लगाकर अपने पुत्र और चाचा को विनोद के पास भेजा। गौरव नागवाल व उसके चाचा ने वहां लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। विनोद ने चोरी से इनकार किया, बावजूद इसके वास्तविकता स्पष्ट कराने के बहाने विनोद को वे अपने साथ ले गए, जहां धर्मेंद्र नागवाल, गौरव नागवाल व उसके चाचा ने मिलकर मारपीट की। करीब 2 घंटे बाद लगभग शाम के 5:30 बजे धर्मेंद्र नागवाल पूर्व पार्षद प्रत्याशी विनोद को उसके पुराने मकान पर छोड़ने आया और मृतक के पिता को कहा कि विनोद के चोट लगी और हमने इलाज करवाकर पट्टी करवा दी है। अगले दिन सुबह मृतक के भाई ने देखा कि विनोद के सर से खून बह रहा है और विनोद की मृत्यु आरोपियों द्वारा की गई मारपीट के कारण हो चुकी है। इस पर मृतक के परिवारजनों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा अलवर गेट पुलिस थाने द्वारा कार्रवाई की गई। अलवर गेट थाना एसआई मोहम्मद जाबिर ने बताया कि आरोपी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और उनका कुछ सामान पास स्थित पुराने मकान में पड़ा रहता था, जिस पर मृतक विनोद पर चोरी का शक करते हुए दिनांक 11 दिसंबर को मृतक के निवास स्थान से उसे अपने पुराने मकान पर ले जाकर आरोपियों द्वारा मृतक के सर पर लोहे की पाइप से मारपीट की गई, जिससे मृतक के सिर पर गहरी चोट व अन्य जगहों पर चोटें आईं। तत्पश्चात विनोद चौहान के सिर पर गहरी चोट आने से जेलन हॉस्पिटल में उपचार करवाकर उसे वापस घर ले जाकर सुला दिया। इस प्रकार आरोपियों द्वारा मृतक के सिर पर व अन्य जगह पर मारपीट करने से मृत्यु होना पाया गया। आरोपी धर्मेंद्र नागवाल व कुलदीप नागवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया जा चुका है। गौरव नागवाल की तलाश जारी है। दिनांक 12/12/2021 को प्रमोद चौहान, जो यहाँ चौहानों का कुआ बेरा में दोलाबाटा के पास रहता है, उसने एक उपस्थित वहाँ जेएलएन में रिपोर्ट पेश की कि मेरे भाई विनोद को धर्मेंद्र का भाई और उसका लड़का गौरव घर से लेके गए थे और उसके साथ मारपीट की। उसको घर से चोरी के बारे में पूछताछ के लिए ले गए थे कि भाई चोरी उसने हमारे यहाँ पुराना जो मकान है वहाँ से सरिया वगैरह चोरी करता है, तो इस बारे में उससे पूछताछ की उन्होंने। तो वहाँ पूछताछ के दौरान ही इनके आपस में कोई बात विवाद हुआ, जिससे उसके साथ मारपीट हुई। उसको फिर जेएलएन हॉस्पिटल 11 तारीख को धर्मेंद्र और उसका भाई कुलदीप उसका लड़का गौरव लेके गए थे और उनके साथ वहाँ इलाज करा कर फिर वापस घर छोड़ दिया था। फिर दूसरे दिन सुबह जब घर वालों ने देखा तो वो मृतक पाया गया, हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ही उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम पर वहाँ जो रिपोर्ट पेश की है उसके साथ के ले जाकर उसके हत्या की है। तो इस बारे में हम तफ्तीश के दौरान 2 धर्मेंद्र और एक उसका भाई कुलदीप को हमने पूछताछ में दोनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से कुलदीप द्वारा उसको साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट करना, धर्मेंद्र द्वारा उसका तथ्य साक्ष्य छिपाना, वहाँ हॉस्पिटल से भी कोई इतला नहीं देना, पर हमने इनको दोनों को गिरफ्तार किया है। और एक सह अभियुक्त है गौरव, उसकी तलाश जारी है। क्या उम्र है मृतक की? मृतक की उम्र करीब 40 साल है। पेशे से क्या मतलब मृतक का पेशे से क्या रहा है, क्या करता है? पैसे से तो मजदूरी करता है। मजदूरी करता था। उसके बड़े छोटे भाई ने रिपोर्ट पेश की थी कि भाई मेरे भाई को इस तरह से ले गए थे। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज करके और हमने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित हुआ, हमने इनको गिरफ्तार किया है। क्या पार्षद था कि हारा हुआ तो उसको लेकर रंजिश थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो पार्षद था या पार्षद प्रत्याशी होगा, तो उसमें इस तरह का हमारे पास कोई वो नहीं है। आगे तफ्तीश जारी है।
मानव अधिकार मिशन अजमेर एवं तिब्बती समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से दी गई जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। देशभक्ति गीत गाकर सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी सहित शहीद हुए वीर योद्धाओं को किया याद। सोमवार को मानव अधिकार मिशन अजमेर एवं तिब्बती समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित शहीद हुए 11 वीर योद्धाओं को तिब्बती मार्केट सूचना केंद्र के पास भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। धीरज गुर्जर द्वारा देशभक्ति गीतों का गायन किया गया, जिसके पश्चात मानव अधिकार मिशन के संगठन मंत्री तरुण वर्मा ने कहा कि बांग्लादेशियों का जैसे बांग्लादेश है वैसे ही तिब्बतियों का भी अपना देश होना चाहिए, जिससे वह अपनी जमीनी जड़ों से जुड़कर अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। और जनरल बिपिन रावत के प्रयासों से तिब्बती समाज अपने आप में सुरक्षित महसूस करता था। सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के नाम पर सेना में रावत रेजिमेंट के गठन की भी बात कही। मानव अधिकार मिशन के वीपी सिंह ने उनकी जीवनी के विषय में बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने का आग्रह किया। तिब्बती समाज के जिला संत एवं कार्यक्रम संयोजक अशोक सोनी द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। तिब्बती समाज द्वारा मानव अधिकार मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई और दलाई लामा के शांति संदेशों पर चलने का संकल्प लिया गया और अंत में शांति मंत्र एवं भारत माता की जय घोष के साथ श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई। अजय मेरू 84 कोस प्रतिमा समिति के मीडिया प्रभारी रमेश लालवाली ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में संयोजक अशोक सोनी, तरुण वर्मा, लोकेश सैनी, धीरज गुर्जर, लोकेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह नेगी, वीपी सिंह, गौरव सिंह, गायत्री सोनी और तिब्बती समाज के सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। मैं तिब्बती जिला समर्के का अध्यक्ष ग्याल हूँ। आज यहाँ मानवाधिकार के लोग यहाँ आकर नितिन साहब के, राव साहब के श्रद्धांजलि में हम लोग पूरा सहयोग रहा और सभी ने दीप जला प्रयाग करके उनका आत्मा को शांति मिलने के हम लोग प्रयास किया। आज मानव अधिकार मिशन के सभी कार्यकर्ता तिब्बती मार्केट में एकत्रित आए तथा मानवों के अधिकारों को संरक्षण का संकल्प लेते हुए बिपिन रावत, सीडीएस साहब और शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके प्रण लिया कि चाइना के द्वारा जिस तरह से एक लंबे अंतराल से भारत की भूमि को हथियाया जा रहा है, तिब्बतियों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पे अंकुश लगना चाहिए और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को उनके अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो, जिसके लिए बिपिन रावत साहब संघर्षरत थे, वह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहे, ये भारत सरकार से हमारी मांग है। आम आदमी पार्टी ने दिया अजमेर नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना। निगम प्रशासन और मेयर पर लगाया अतिक्रमण के मामलों में उदासीनता बरतने का आरोप। आज अजमेर शहर की आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त के समक्ष शहर में हो रहे अतिक्रमणों पर रोक लगाने हेतु ज्ञापन दिया। सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और प्रदर्शन करके निगम का मुख्य द्वार बंद करके धरना देने लगे, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस मय जाब्ते सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के नेतृत्व में नगर निगम पहुंची और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाकर बंद द्वार खुलवाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नगर निगम के परिसर को घेर लिया और निगम आयुक्त से मिलने की बात करने लगे, जिस पर निगम आयुक्त ने केवल 2 लोगों को अपने कक्ष के भीतर आकर अपनी बात कहने की बात कही, जिस पर रुष्ट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परिसर के बाहर तक जा पहुंचे। अंततः आयुक्त ने बाहर आकर ही उनसे ज्ञापन लिया। आम आदमी पार्टी नेता कीर्ति शर्मा पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से शहर में विभिन्न मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के चलते हो रहे अतिक्रमणों की भरमार को लेकर गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर आज आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता नगर निगम आयुक्त के पास इस विषय पर अपनी बात करने पहुंच रहे हैं। कीर्ति पाठक ने मीडिया के समक्ष एक बयान जारी कर कहा कि शहर भर में इस तरह के अवैध निर्माण कार्य बड़े जोरों पर हैं, जिससे सबसे ज़्यादा हाल ही में अभी पुष्कर से जुड़ा एक मामला राज्यसभा तक में गूंज चुका है। फिर भी हर प्रकार के नियम और कायदों को ताक पर रखकर अजमेर का प्रशासन इस उदासीनता को बरते हुए है। नगर निगम प्रशासन बिल्कुल अपनी आंखें मूंद कर इस दिशा में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी इस बात को लेकर कई बार ज्ञापन दिए हैं, परंतु उनका हर ज्ञापन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अजमेर के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं। हर प्रकार के जो नियम हैं वो तोड़े जा रहे हैं,
लेटेस्ट जो तोड़ा गया है वो पुष्कर का मामला भी राज्यसभा में उठा है अभी। यहाँ पर नगर निगम के थ्रू आप देखिए बहुत सारी चीज़ों की तरफ आगे आंखें मूंदी जा रही हैं। उसी को लेकर के बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, लेकिन हर ज्ञापन पर क्या होता है, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, उसका बाद में कोई भी जवाब नहीं आता। जैसे कि हमारे यहाँ पर महापौर भी हैं, वो बोलती हैं फाइलें गुम हो गई। फाइल गुम कराने के लिए हम कोतवाली थाने में रिपोर्ट करते हैं और आज तक फाइल गुम होने की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक तो यही मुद्दा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ एक अतिक्रमण चिन्हित किए थे। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ शादी हॉल बन गए हैं, कुछ ऐसे ही होटल्स रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, वहाँ पर पार्किंग होते हुए भी पार्किंग यूज़ नहीं हो रही है। हमारे पास वो प्रूफ्स हैं, हमने इनको कहा कि वो प्रूफ्स भी हम आपको देंगे, आप एक बार बात करने को बुलाएं, आप एक बार हमें ये तो बताएं कि वहाँ पर आपने पार्किंग की सुविधा दी है, आपके यहाँ से जो पास हुए हैं नगर निगम के नक्शे, उनके अंदर ये सब है या नहीं। लेकिन आयुक्त हैं जो इनसे प्रीवियस भी थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से बोला था कि हम आपको इतने दिनों में 5-10 दिनों के अंदर इसका जवाब दे देंगे। आज तक कोई जवाब नहीं आया है, तो उसी जवाब को मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी इन आयुक्त से पिछली बार जब आफाक मिले थे तब इन्होंने कहा आरटीआई लगाओ, तो क्या आरटीआई की मार्फत ही जवाब देंगे? क्या ये लोग लायबल नहीं है आम आदमी को, आम जनता को जवाब देने के लिए? फिर हम इन लोगों को क्यों सहते हैं? फिर ये पोस्ट किस लिए? फिर तो बाबुओं को रहने दो और बाबू ही सारे जवाब देते रहेंगे, फिर अफसरों की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? तो इसी प्रकार का, इसी विरोध को प्रदर्शित करने के लिए आज आए थे, और मामला इसलिए बिगड़ा कि उन्होंने हमारे पदाधिकारियों को अंदर नहीं जाने दिया। क्या हर बार ऐसा ही होगा? ये चिन्हित करेंगे कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति अंदर जाएं। हम लोग अंदर जाकर अगर कुछ गलत कर रहे हों, हम किसी की शान में गुस्ताखी कर रहे हों, तब आप बोलिए ना। हम लोग तो आराम से जाते हैं, शालीनता से अपनी बात करते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं करते। उसमें इतना ज़्यादा बोलना किसी भी तरीके से वो नहीं है। लेकिन अभी भी आयुक्त महोदय कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या कहा, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हम बोलते रह गए कि साहब जी हमने तो नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला ही नहीं, हमने तो सिर्फ जानकारी चाहिए आपसे, कार्रवाई के लिए तो अभी रिक्वेस्ट ही नहीं करी है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो भाग गए। क्या कोई चिन्हित अतिक्रमणों की जी हाँ, मैंने सूची दी है उनको, और आपको पिछली बार दिया भी होगा, वो ज्ञापन भी होगा आपके पास, वो चिन्हित सूची दी गई है। 2 बार दे चुके हैं। गीता जयंती के अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी के घर ब्रह्म भोज का आयोजन। अजमेर शहर के समस्त मंदिरों के पुजारियों को देवनानी ने कराया ब्रह्म भोज, दी दान दक्षिणा। उत्तर विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के रामनगर स्थित निवास स्थान पर मंगलवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म भोज का आयोजन रखा गया। इस दौरान अजमेर शहर के समस्त मंदिरों और मठों के पुजारियों को सहर्ष निवास स्थान पर आमंत्रित कर अपने हाथों से ब्रह्मभोज कराकर दान दक्षिणा दी गई। विधायक वासुदेव देवनानी ने एक एक पंडित पुरोहित के गले में माला पहनाकर उन्हें उचित दान दक्षिणा देते हुए मान सम्मान दिया, साथ ही अपने हाथों से ही स्वरुचि भोज भी कराया। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर उत्तर के विधायक व पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान वासुदेव जी देवनानी द्वारा यहाँ जो अजमेर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के पुजारियों को एक भोजन प्रसादी यहाँ कराई जाती है। वो भोजन प्रसादी आज गीता जयंती के अवसर पर अजमेर के सभी मंदिर के पुजारियों को आज यहाँ पर खुद देवनानी जी के निवास स्थान पर कराई गई। और पुरस्कार स्वरूप उनके जो भी होती है दान दक्षिणा, वो जो उपहार है वो सब यहाँ उनको प्रदान किया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की 2 दिवसीय कार्यशाला रही औचित्यहीन। अजमेर शहर के 80 पार्षदों में से 2 दिन में आधा दर्जन पार्षद भी नहीं हुए शामिल, अधिकारी भी रहे नदारद। शहरी आवास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत जयपुर रोड स्थित एक होटल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया, लेकिन यह कार्यशाला अजमेर शहर के पार्षदों और नगर निगम के अधिकारियों की गैर मौजूदगी के चलते औचित्यहीन ही साबित हुई। जहां सोमवार को कार्यशाला में नगर निगम मेयर सहित 3 पार्षद मौजूद रहे, मंगलवार को भी अमूमन यही नज़ारा देखने को मिला, जहां ना तो निगम के अधिकारी और ना सैनिटरी इंस्पेक्टर ही पहुंचे और ना ही पार्षद। मात्र 3 पार्षदों की मौजूदगी में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गीत गायन के साथ ही मुंबई से आए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अधिकारियों ने लिक्विड वेस्ट पर अपनी बात रखी और इतिश्री कर ली। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर की साफ सफाई व्यवस्था और उचित कचरा प्रबंधन को लेकर अपेक्षित काम नहीं होने से अजमेर की रैंकिंग में सुधार नहीं हो पा रहा था,
जिसे लेकर शहरी आवास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। लेकिन शायद अजमेर के पार्षदों और निगम के अधिकारियों को अजमेर शहर की रैंकिंग में सुधार लाना रास नहीं आ रहा, लिहाजा वे इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला से नदारदी रहे। पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सिटी मुंबई की टीम आई हुई है। यह सरकारी टीम है। प्रत्येक शहरों में जाकर वहां के निगम, निकाय आदि वे वहां के अधिकारियों, पार्षदों, सेंटर इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी आदि को स्वच्छता मिशन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अजमेर में इस कार्यशाला में कोई रुचि नहीं ले रहा। भारत मिशन अर्बन से एक बॉम्बे की टीम आई हुई थी संस्था की, और संस्था प्लस ये सरकारी टीम है जो कि प्रत्येक शहरों के अंदर, स्टेट के अंदर जाकर वहाँ के जो भी निगम हैं, वहाँ के नगर परिषद हैं, निकाय हैं, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, पार्षद हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, स्वास्थ्य अधिकारी जी हैं और अन्य जो भी हैं एनजीओ वगैरह, सबको इकट्ठा करके यहाँ पर मिशन के बारे में बताते हैं। उसके अंदर ये है कि कैसे हमें स्वच्छ रखना है, कैसे हमें सॉलिड जो कचरा है उसको करना है, लिक्विड को कैसे करना है, और हम क्या नई नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने शहर को, अपने एरिया को, अपने गाँव को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज इन्होंने, हम 4 ग्रुप थे, बस ज़्यादा लोग नहीं है, 12-15 जने आए हुए हैं, 4 ग्रुप थे। 4 ग्रुपों को अलग अलग ड्राइंग बनाने को दी। हमने सबने ड्राइंग बनाई है, अपने अपने जो सपने हैं कि हमारा वार्ड ऐसा होना चाहिए, हमारा कॉलेज ऐसा होना चाहिए, हमारा गांव ऐसा होना चाहिए, हमारा अस्पताल ऐसा होना चाहिए, वो हमने हमारे चित्रों के अंदर उकेरा है और उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इन्होंने इनाम भी रखा है। और आज भी यहाँ पर जैसे मैं और पार्षद श्रवण और एक शायद लेडी पार्टनर हमारी हेमलता जी, वो यहाँ मौजूद है और बाकी कोई मौजूद नहीं है। क्यों नहीं आ पाए बाकी पार्षद और मेयर वगैरह आज? भाई ये तो क्या मैं नहीं कह पाऊँगा कि जब प्रेस के अंदर, अखबारों के अंदर इतना आने के बाद हम नहीं आ पाए, हम नहीं जगे, तो ये एक निष्क्रियता का संकेत है। कम से कम चाहे 2 चीज़ ही यहाँ से सीखने को मिले, लेकिन कुछ सीखने को तो मिला है हमें। और आपको पार्षद और स्वास्थ्य अधिकारी और ये रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं आपके इस प्रोजेक्ट में? भाई इसका मैं खुला जवाब नहीं, शायद इसका क्या जवाब दूं मैं? इसका तो जवाब जैसा आज प्रेस देगी इसका जवाब। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के 114 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर धरना जारी। अभ्यर्थियों ने सब्जी कपड़े बेचकर किया 2 जून की रोटी का जुगाड़, अंतिम परिणाम जारी नहीं करने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतर्गत कृषि विषय के 114 अभ्यर्थियों के शील्ड कोर में रखे गए अंतिम परिणाम को शीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर कृषि व्याख्याताओं का आरपीएससी के बाहर पिछले 7 दिन से धरना जारी है। लेकिन आरपीएससी प्रशासन की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फेरी वालों से कपड़े लेकर कपड़े बेचे और 200 रुपये कमाए। उन्होंने बताया कि भरी सर्दी के बीच अपना घर परिवार छोड़कर वह आरपीएससी के सामने अपनी उचित मांगों को पूरा कराने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिसके लिए वे छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए भी बाध्य हो रहे हैं। धरने पर बैठे मुकेश मीणा और बनवारी लाल ने बताया कि आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों के कुल 5000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि व्याख्याता के पदों की संख्या लगभग 370 है, जिनमें से 256 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि 114 को शील्ड कोर में रखा गया है। हमारी मांग है कि आयोग अपात्र अभ्यर्थियों को शेष बची रिट याचिकाओं को शामिल कर एक साथ खारिज करे। साथ ही 114 और 256 सीटों में शेष बची सीटों के पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करे। आरपीएससी ने जल्द परिणाम जारी नहीं किया तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी। हम यहाँ पिछले 7 दिन से बैठे हैं, जो हमारी कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 उसका अंतिम परिणाम निकलवाने के लिए, जिसमें इन्होंने 370 पे विज्ञप्ति निकाली थी और 256 का रिजल्ट निकाल दिया, 114 का शील्ड कवर निकाल लिया। वो शील्ड कवर वाले लिफाफे में वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोई योग्यता नहीं रखते हैं, और हम जो योग्यताधारी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और आरपीएससी हमारी मांगे नहीं सुन रही। इस कड़ाके की ठंड में आज हमें 7वां दिन है। आज किस तरह से आपने धरना प्रदर्शन किया? आज हम सर इस धरने को चलाने के लिए, और पैसे की तंगी है इसलिए कपड़े वाले की दुकान से कपड़े बेच रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं 200 रुपये में। वो हमें सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक रखता है, उसके बाद 2 घंटे की छुट्टी देता है। उसमें हम हमारी ये आरपीएससी को जगा रहे हैं
सूचित कर रहे हैं। उसके बाद शाम को फिर उसी के पास चले जाते हैं और कपड़े बेच के उससे 200 रुपये लेके और हमारे इस धरना का सफलतापूर्वक वो संचालन कर रहे हैं। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आप किस तरह? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर, और आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम आज 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम कृषि व्याख्याता के अभ्यर्थी हैं, जो कि 2018 में है ना 26 साल से हमारी वैकेंसी आई थी और हम ओरेज भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी है RBC है ना 370 में से 256 का रिजल्ट निकाल दिया, 114 का अभी है ना बाकी है और वो अयोग्यता वाले हैं और हम योग्यता वाले हैं ना यहाँ बाहर घूम रहे हैं। RPSC को हम है ना 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं और हमको यही कहते हैं कि आपका काम चल रहा है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी 6 महीने तक हमारा रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। किस तरह का प्रदर्शन किया आपने? आज हमने है ना ये है ना वहाँ हमने सब्जी बेच के और सब्जी ठेले वाले से है ना सब्जी खरीदी के बेच के हम क्या है ना वहाँ 300 रुपये में है ना मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है ना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए खाने के पैसे लेने के लिए हमने सब्जी बेच के हमने है ना यहाँ आज है ना हमने है ना खाना खाया है। और इसके अलावा हम उससे कल है ना हम है ना जैसे नरेगा में यहाँ काम किया था, तो नरेगा में काम करने के बाद में हमने फिर है ना वो शाम को खाना खाया था, तो हमारे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन मजदूरी करके हम खाना खा रहे हैं और फिर भी RPSC हमारी है ना ध्यान नहीं दे रही है, हमारा रिजल्ट नहीं निकाल रही है। और इसीलिए हम है ना अगर वो रिजल्ट नहीं निकालती है तो हम है ना जैसे 16 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, इसलिए हमारा रिजल्ट निकालने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। नहीं थम रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले। LIC का पैसा ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करने के नाम पर 14,000 रुपये की धोखाधड़ी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को सतर्क व सावधान रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। बावजूद इसके लोग लालच में फंसकर अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई गंवाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला रामगंज थाना अंतर्गत दर्ज किया गया। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल मंगलचंद ने बताया कि न्यू गोविंद नगर में रहने वाले परिवादी पवन कुमार ढोली ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसके पास 10 दिसंबर को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने LIC का पैसा ऑनलाइन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहा। इसके लिए उसने एक ऐप डाउनलोड भी कराया। जैसे ही पवन ने ऐप डाउनलोड किया, उसके खाते से पहली बार में 10,000 और दूसरी बार में 4,000 रुपये धोखेबाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, जिसके बाद उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। परिवादी श्री पवन कुमार सन ऑफ भगवान दास जाति डोली, निवासी न्यू गोविंद नगर, अजमेर का निवासी है, जो 10 तारीख को घर पे फ़ोन पे ये सूचना है कि LIC में तुम्हारे पैसे हैं जो ऑनलाइन करेंगे। तो उन्होंने ऐप भेजा, डाउनलोड करते ही फर्स्ट में 10,000, दोबारा किया तो 4,000, 14,000 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी, 14,000 की। कौन से बैंक में? PNB बैंक। कितने निकले? फ़ोन पे से कितनी बार? 2 बार। आपका नाम? और जांच अधिकारी श्री थानाधिकारी महोदय। सिलोरा पंचायत समिति का सहायक प्रोग्रामर ई-मित्र संचालक से रिश्वत लेते चढ़ा ACB के हत्थे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहायक प्रोग्रामर ओम प्रकाश को 5,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आधार कार्ड बनाने की मशीन का पंजीयन कराने की एवज में ई-मित्र संचालक से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते IT विभाग के सहायक प्रोग्रामर को ACB ने गिरफ्तार कर लिया। ACB SP समीर कुमार सिंह के निर्देश पर TLO अजमेर, ACB के पुलिस उप अधीक्षक प्रभुलाल कुमावत के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, हेड कांस्टेबल रामचंद्र, युवराज सिंह, कांस्टेबल शिव सिंह और राजेश कुमार की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद ACB की टीम ने परिवादी को 5,000 रिश्वत राशि लेकर सिलोरा पंचायत समिति स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र भेजा, जहां रुपए लेते ही सहायक प्रोग्रामर ओम प्रकाश को रंगे हाथों धर दबोचा गया। कल मेरे पास एक परिवादी आया था जिसने अपनी पहचान छुपी थी, भी मेरा नाम गोपनीय रूप से लिखना, तो ई-मित्र संचालक था। उसके जो ई-मित्र का जो ब्लॉक हो गया था, वहाँ पास चालू करने की एवज में सिलोरा का जो IT केंद्र है वहाँ से चालू करने में ओम प्रकाश जो है प्रोग्रामर है, असिस्टेंट प्रोग्राम, उसने 5,000 रिश्वत मांगी और उसने वो ली। उसको कल रंगे हाथों गिरफ्तार किया और आज मजिस्ट्रेट साहब के पेश किया, जिसको जेसी कर दिया गया 15 दिन के लिए।
सर इसके पास से और कुछ भी मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। सर किसी अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, किसके लिए ले जाता है? मैं वो खुद के लिए ऊपर ऐसा उसने बताया नहीं था, दूसरे का नाम किसी का नहीं बताया। किस एवज में ले जाता है? उसका जो ई मीटर था उसको पुनः चालू करने के लिए चालू कर दिया गया था और उसमें प्रेशर डाल रहा था कि भाई मैंने तेरा चालू किया, उसके बदले में पैसे दो, अगर नहीं दिया तो दोबारा शिकायत करवा के वापस बंद कर दूंगा। अधिकारी का नॉलेज में थी क्या? नहीं, किसी अधिकारी को नॉलेज में नहीं थी। ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाने वाले गिरोह के 2 और आरोपी गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पूर्व में गिरोह के 6 गुर्गों को दबोच कर किया था रैकेट का पर्दाफाश। अधिकारियों व आम लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों के नाम से चैटिंग कर बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनके अकाउंट में ब्लैकमेलिंग के रुपए डलवाकर अजमेर में सेक्सटॉर्शन के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के फरार 2 अभियुक्तों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने अंतर्राज्यीय सेक्सटॉर्शन व ऑनलाइन ठगी के मामले में खुलासा करते हुए बताया कि परिवादी नरसिंहपुरा जॉन्सगंज निवासी धनंजय कुमार झा की शिकायत पर इस रैकेट का खुलासा हो सका है। अन्य परिवादी अभी तक सामने नहीं आए हैं। परिवादियों के सामने आने पर और भी बड़े खुलासे हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में 6 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अभियुक्तों को आज और गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में भरतपुर ब्रिजनगर कॉलोनी मथुरा गेट निवासी मोहित मित्तल और धर्मेश शर्मा हैं। यह दोनों मुख्य अभियुक्त ताहिर द्वारा दिए गए एटीएम से पैसा निकालकर अपना कमीशन रखने के बाद बाकी का पैसा ताहिर को दे दिया करते थे। रवि सामान्य ने बताया कि अभी तक 8 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। बदनामी के डर से सेक्सटॉर्शन के परिवादी सामने नहीं आ पा रहे। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरी ने बताया कि आरोपियों ने फेसबुक सहित अन्य सोशल अकाउंट्स पर फेक अकाउंट बना रखे हैं। वे पहले लड़की के नाम से चैट करते हैं, फिर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद पीड़ितों को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करते हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपी न कैश लेते हैं और न ही रुपए अपने खाते में मंगवाते हैं, बल्कि नए नए शहरों में जाकर प्लेसमेंट के ऑफिस खोलकर बेरोजगार युवकों को नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। जिस नंबर से अकाउंट खुलवाते हैं उसका फर्जी सिम और एटीएम भी अपने पास ही रखते हैं। पीड़ितों से उन्हीं के खातों में पैसे मंगवाते हैं। अकाउंट में पैसे आने के बाद एटीएम के जरिए निकाल लिया करते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फर्जी आईडी बना रखी थी। इसके अलावा कई फर्जी ईमेल अकाउंट भी बना रखे थे। आरोपियों ने देश के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों से जब्त किए गए मोबाइल में कई जानकारियां हैं, जिनसे सेक्सटॉर्शन के जरिए रुपए वसूले गए हैं। देखिए, जैसा कि आपको सभी को पूर्व में ध्यान है कि थाने द्वारा पूर्व में एक खुलासा किया गया था। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी गैंग और सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का खुलासा पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा किया गया था। उसी कड़ी में, चूँकि पूर्व में हमने 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए थे, उसी कड़ी में 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों जो अभियुक्त हैं वो भरतपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम है मोहित मित्तल, जाति अग्रवाल, निवासी सीताराम जी का मंदिर और हाल ब्रजनगर कॉलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट, और दूसरा है धर्मेश शर्मा, 29 वर्ष का है, ब्रजनगर कॉलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनका मुख्य अभियुक्त जो वारदात में मुख्य रूप से शामिल रहा है, ताहिर नाम का अभियुक्त है, जो मेव इलाके का ही रहने वाला है, भरतपुर के, और उसके द्वारा ये जो एटीएम्स थे ये इनको दिए जाते थे और ये इन एटीएम्स के थ्रू पैसा विड्रॉ करके वापस ताहिर तक पहुंचाते थे। कुछ कमीशन ये खुद के लिए रखते थे, बाकी ताहिर तक पहुंचाते थे। इस तरह से क्या है, पूरी एक गैंग बनी हुई है जो बाकायदा सिस्टमाइज पूरी हैंडल होती है, जिसमें कुछ व्यक्ति आकर के ऑनलाइन जो खाता खुलता है वो खाता खुलवाते थे, बेरोजगारों को जासे में लेते थे। उसके पश्चात ये एटीएम्स और इनकी जो किट होती थी ये मेव इलाके में पहुंचती थी। फिर इन किटों के द्वारा ऑनलाइन विड्रॉ किया जाता था। कुछ ऑनलाइन पैसा जो जमा होता था उनको एटीएम्स के थ्रू विड्रॉ किया जाता था और पूरी ये सिस्टमाइज गैंग है, इसको खोलने में सफलता प्राप्त की है और लगातार अनुसंधान जारी है। अन्य जो प्रकरण में अभियुक्त है जिनकी भी भूमिका है उनको भी जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में टोटल कितने आरोपी हैं और कितने पकड़े जा चुके हैं? देखिए, अभी तक पिछली बार हमने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, 2 अब कर चुके हैं, लगभग 8 हो चुके हैं हमारे पास। 8 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और मुलजिमान से जितनी पूछताछ होगी उसके बाद जितने इनका अभियुक्त इसमें सामने आएंगे उनको जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। जो ये फर्जी अकाउंट खोलते थे उसके और अभी तक देखिए, परिवादी खुले तौर पर कोई सामने नहीं आया है। पुलिस में कंप्लेंट नहीं देना चाहता है
मौखिक रूप से बताते हैं, लेकिन हमें कंप्लेंट किसी ने भी नहीं दी। इवन कि जो अजमेर के अंदर खाते खुले हैं उनमें भी केवल एक ही खाता धारक है जिसके द्वारा हमें पास कंप्लेंट की गई है, जबकि इसके अलावा कम से कम 5 से 6 खातेधारक अभी भी उनकी कंप्लेंट करना बाकी है। इसके अलावा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, यदि कोई परिवादी इसमें वापस हमारे पास सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई। नहीं, सेक्सटॉर्शन को लेकर के अभी तक परिवादी सामने है, क्योंकि मौखिक रूप से जब इनके वीडियोस को देख करके हमारे द्वारा उस पर अनुसंधान किया गया था, उस पर पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि ये परिवादी है। उससे सामने वाले से कांटेक्ट किया तो शायद लाश श्रम के कारण उसने इस बात को कहने से मना कर दिया। कोई अमाउंट सामने है, कितना अमाउंट इन लोगों ने लिया था लोगों बैंक का? अकाउंट कितने अब तक मिले इनके? देखिए, इनके पास जो इस प्रकरण से संबंधित है 9 इन्होंने खुलवाए थे खाते। इसके अलावा इन्होंने खुद ने बताया कि हमारे पास बहुत खाते हैं जिनकी गिनती इनके पास भी नहीं है। एक बार खाते का जब यूज हो जाता है तो उस खाते में फिर ये बार बार यूज़ नहीं करते हैं, उसको महीने भर तक यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा खाता संख्या दूसरे बेरोजगार ढूंढ लेते हैं, उनको जैसा देते हैं उनके अकाउंट ले लेते हैं। इस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट होता है। अमाउंट मिला इनसे कुछ? अमाउंट ट्रांजेक्शन इनके खाते में 10 से 20 लाख का हो रखा है। जो अजमेर में खाते खुले हैं उनके बाद उनमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है और उसी के बाद वो कंप्लेंट सामने आई थी, क्योंकि उस परिवादी को लगा कि लगातार मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, डिपॉजिट होते हैं फिर विड्रॉल हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी गलत काम में यूज हो जाए। उसको लेके पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया, हमारी टीम ने रात दिन काम किया, लीड ली और उसके पश्चात इस मुकदमे को खोला। शिकायत कितनी मिली है सर अब तक और कितने लोग सामने? देखिए, पूर्व में जैसे मैंने बताया आपको कि एक परिवादी अभी सामने आया है और जो भी परिवादी सामने आएगा उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 15 दिसंबर से मलमास होगा शुरू, मांगलिक कार्यों पर लगेगा विराम। 14 जनवरी 2022 को खत्म होगा मलमास, शुरू होंगे मांगलिक कार्य। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही 15 दिसंबर बुधवार से मलमास शुरू हो जाएगा। इसके कारण मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। मलमास 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। ऐसे में अब आगामी 14 जनवरी 2022 के बाद से ही मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो पाएंगे। पंडित पवन कुमार राजौरिया ने बताया कि सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस मास को धनु मलमास कहा जाता है। मलमास में शुभ मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से 15 दिसंबर से मलमास प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 14 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, शादी, सगाई आदि कार्य करना वर्जित रहेगा। हालांकि इस दौरान आध्यात्मिक अनुष्ठान कर्म बढ़ जाता है और दान पुण्य, धार्मिक स्थलों पर तीर्थ स्नान, ग्रह दोष उपाय आदि अनुष्ठान किए जा सकते हैं। बताते हैं कि वर्ष 2021 का अंतिम सावा 13 दिसंबर सोमवार को था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी बुधवार से मलमास प्रारंभ हो जाएगा, जो आगामी 1 माह तक पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। पंडित पवन कुमार के अनुसार इस बीच सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास में सूर्य धीमी गति से चलता है, इसलिए इस दौरान किए गए किसी भी मांगलिक कार्य का शुभ फल नहीं मिल पाता। तो ये जो पौष माह के महीने में सूर्य की गति मंद हो जाती है, इस महीने में इसे हम इस महीने को धनुर्मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य तेज का कारक है, पुष्टि का कारक है। तो सूर्य की गति मंद होने के कारण हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं या जिनको हम कहते हैं जो मुख्य हमारे सामाजिक जो उत्सव है, जैसे विवाह उत्सव है, जड़ूला उतारना है, गृह प्रवेश करना है इत्यादि और भी जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वह इस महीने में नहीं किया करते हैं। और यह जैसे इस प्रकार से अभी 15 तारीख से चालू होकर के अगली 14 जनवरी तक रहेंगे। 25 दिसंबर को राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर मनाया जाएगा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ का 19वां स्थापना दिवस। मंगलवार को राजगढ़ धाम पर हुई प्रशासनिक बैठक, तहसीलदार नसीराबाद, मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 25 दिसंबर को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ का 19वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धाम पर आयोजित होने वाले स्थापना दिवस को लेकर मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ चंपालाल महाराज के सानिध्य व उपखंड अधिकारी नसीराबाद राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को सौंपा गया।
उपखंड अधिकारी नसीराबाद राकेश गुप्ता ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को स्थापना दिवस से पूर्व मंदिर कमेटी को सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार नसीराबाद को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। बैठक में उपखंड अधिकारी नसीराबाद राकेश गुप्ता, थाना अधिकारी नसीराबाद सदर राजेश मीणा, तहसीलदार नसीराबाद राकेश कुमार, बीएसएमओ पिसागन डॉक्टर घनश्याम मोयल, सहायक अभियंता पीएचडी जितेंद्र सिंह, सहायक अभियंता सराधना बीएस शेखावत, कनिष्ठ अभियंता सराधना विपुल सैनी, आरिफ मोहम्मद, देबूराम पटवारी राजगढ़, भूम सिंह चौकी प्रभारी, प्रकाश राका, राहुल सैन, ओम प्रकाश सैन, पदम चंद सैन, संतोष चौधरी, बलराम गुर्जर, शंकर मिस्त्री, राजू चावड़ा, सीपी मलकानी आदि मौजूद रहे। सर 25 दिसंबर की मीटिंग के लिए क्या क्या दिशा निर्देश लिए गए? राजगढ़ धाम में मनोकामना स्तंभ के 20वां स्थापना दिवस 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और हमेशा की तरह इसमें भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। तो उसको देखते हुए सभी विभागों की आज बैठक ली गई है। उसमें पुलिस व्यवस्था माकूल रहे, जिसके लिए जितनी श्रद्धालुओं के आने की जो अनुमान है उसके आधार पर आकलन कर लिया गया है और उनका जाब्ता उपलब्ध कराने के लिए हम एसपी साहब को निवेदन कर देंगे। इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई इत्यादि और मेडिकल की टीम, इसके लिए भी सभी विभागों को दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं माकूल रहें, ताकि किसी भी प्रकार की ना तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आनी चाहिए और जो भी श्रद्धालु आए उनको समुचित सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए। गौवंश की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौवंश में समस्त देवी देवताओं का है वास। श्री पुष्कर गौ आदि पशुशाला में 10 लाख की लागत से निर्मित गौ ग्रास केंद्र एवं स्वचालित रोटी बनाने की मशीन का उद्घाटन। जिला रसद अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर ने कहा कि गौवंश की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौवंश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। माथुर लोहागल स्थित श्री पुष्कर गौ आदि पशुशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौमाता जहां पर निवास करती है वहां सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जीआरपी भंवर सिंह नाथावत ने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज भी पहली रोटी गाय को ही दी जाती है। गौवंश की सेवा के लिए समाज में जागृति लाना आवश्यक है। मंगलवार को श्री पुष्कर गौ आदि पशुशाला में स्वर्गीय श्री तुलसीराम अग्रवाल और श्रीमती बंवरी देवी की स्मृति में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित गौग्रास केंद्र एवं स्वचालित रोटी बनाने की मशीन का जीआरपी एसपी भंवर सिंह नाथावत और डीएसओ हेमंत स्वरूप माथुर ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विशाल गौ पूजन कर गौशाला में गुड़ और 1 ट्रॉली चारा अर्पित किया गया। इस मौके पर पुष्कर गौ आदि पशुशाला के अध्यक्ष माणक चंद सिसोदिया, सचिव लक्ष्मी नारायण हटुका, समाजसेवी रणजीत लोढ़ा, आनंद सिंह, अशोक पंसारी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में जवाहर फाउंडेशन के शिव कुमार बंसल, संजय पंसारी, पार्षद नरेंद्र तूनवाल, हेमंत जोधा, महेंद्र जैन मित्तल, चतुर्भुज गनेड़ीवाल, गौरव गर्ग, जयशंकर चौधरी, विवेक कड़वा, तुषार सिंह यादव, रोहित चौहान, त्रिलोक चंद्र अग्रवाल, ताराचंद्र अग्रवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, हेमलता अग्रवाल, धनेश गोयल, नवनीत परनामी, शुभम निखिल, राजेंद्र अग्रवाल आदि गौ भक्तों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गायों को गुड़ एवं चारा अर्पित किया। आज यहाँ पुष्कर आदि गौशाला में आने का अवसर मिला। जिस तरह की व्यवस्थाएं सब की जा रही हैं अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अब बंसल साहब और आप सभी लोग जिन्होंने व्यवस्थाएं की वो साधुवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं और उन गायों की देख रेख आपके सामने है और सभी गायें बिल्कुल हष्ट पुष्ट और अच्छे देख रेख में यहाँ व्यवस्थित हैं। गायों के लिए रोज हरा चारा और ये मशीन लगाई है पहली रोटी देना। वास्तव में गायों का जो कार्य यहाँ किया जा रहा है ये गौशाला में, यहाँ के मोजीज लोग हैं, बंसल जी वगैरह, हेमंत जोधा जी, पार्षद जी आए हैं, काफ़ी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, मेरे ब्रदर अफसर भी मौजूद हैं, हेमंत जी। तो बहुत अच्छा एक नेक और पुण्य का काम है और एक अच्छा क्रिएटिव काम है। इसमें बढ़िया कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। कहते हैं कि देवी देवता यहाँ निवास करते हैं गौतम में। गाय के दर्शन ही एक बड़ा दर्शन होता है, एक सुकून मिलता है काम करने की, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है।
और एक सकारात्मक वे में जो काम कर रहे हैं वास्तव में उनका काबिले तारीफ। संविदा चिकित्सकों का आयुर्वेद निदेशालय पर धरना प्रारंभ, मांगे पूरी नहीं होने तक अनवरत चलेगा अनिश्चितकालीन धरना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत राज्य के विभिन्न जिलों के आयुर्वेद चिकित्सकों ने मंगलवार से अजमेर में निदेशालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के बाद शुरू किए गए धरने के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। हाल ही में आयुर्वेद विभाग द्वारा की गई भर्ती में 750 संविदा आयुर्वेद चिकित्सक नियमित होने से वंचित रह गए। इससे आहत होकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के संविदा चिकित्सकों ने आयुर्वेद निदेशालय पर डेरा डाल दिया है। संविदा आयुर्वेद चिकित्सक एसोसिएशन राजस्थान के तत्वाधान में पहले दिन बीकानेर और जैसलमेर जिले के चिकित्सकों के साथ आसपास के चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रतिदिन 2 जिलों के चिकित्सक प्रतिनिधि क्रमिक रूप से धरने में शामिल होंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि धन्वंतरी भगवान के पूजन के साथ यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है, जो संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों की 5 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक अखंड रूप से जारी रहेगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक कैडर को सामान्य कैडर में मर्ज कर डीपीसी करने, विभाग में विभिन्न कैडर के रिक्त सभी पदों पर भर्ती करने, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालयों में स्वीकृत 174 पदों का विभाजन नहीं करने, सभी पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय खोलने, विभागीय ढांचे का विस्तार करने के लिए चिकित्सकों के नए पद सृजित करने, सन 2013 की भर्ती में से कटौती किए गए 760 पद पुनर्जीवित करने की मांग शामिल है। गौरतलब है कि यदि शीघ्र भर्ती नहीं की गई तो पिछले 6 से 12 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 250 चिकित्सक ओवरेज हो जाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस अनवरत धरने के दौरान प्रतिदिन गांधीवादी तरीके से सचिवालय और निदेशालय पर विभिन्न गतिविधियां अंजाम दी जाएंगी। हम लोग संविदा आयुर्वेद चिकित्सक है जो पिछले कई वर्षों से एनएचएम में कार्य कर रहे हैं। हम लोग कई बार माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबसे बार विनती कर चुके हैं, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने जो नियमित करने का वादा किया था वो आज 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी पूरा नहीं कर पाई है। अभी हाल ही में इन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें 750 आयुर्वेद चिकित्सक वंचित रह गए। उन वंचित चिकित्सकों में से 250 के लगभग ओवरेज होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5 सूत्रीय मांग लेकर के आए हैं। उसमें एक तो जो हमारे 750 या 782 पद यहाँ से जो विभाग ने भिजवाए हैं प्रस्तावित करके, उस पर फटाफट नियमित जो भर्ती है वो निकाली जाए। दूसरा हमारा जो 378 ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों का कैडर मर्ज है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, कैडर मर्ज किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि अभी हाल ही में 174 पद जो ब्लॉक मुख्यालय पर आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत किए हैं उनमें केवल आयुर्वेद के ही चिकित्सकों को नियुक्त किया जाए, अन्य किसी दूसरे भी आयुष के नाम से बंटवारा ना करें। और इसके अलावा ये जितने भी ग्राम पंचायत अभी मुख्यालय नवीन घोषित किए हैं उन सारे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए। और एक जो एसएमओ और हमारे पदोन्नति जितने भी विभागीय पदोन्नति की गई है उन विभागीय पदोन्नति के तहत एएमओ के पोस्टें मात्र 2300 है, जबकि ये 2100 पदोन्नति के पद है। तो उसके नीचे एक एएमओ जो आयुष चिकित्सक है, प्रत्येक पदोन्नति चिकित्सक के नीचे एक आयुष मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए उसमें। अब क्या देगा अगर मांगे नहीं मानी जाती तो? हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सक लगातार धरना जारी रखेंगे। आज कौन सा दिन है? आज हमारा प्रथम दिन है, शुरुआत है हमने, और इसमें हम लोग क्रमिक रूप से जिलेवार हम धरना दे रहे हैं ताकि हम लोग लंबे समय तक इस धरने की कार्रवाई को कर सके।